भारतीय जनता पार्टी के केशवपुरम जिला के अध्यक्ष रोशन कंसल जी, यहाँ के ही पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के काउंसलर्स रेखा गुप्ता जी, अंजू जैन जी, सुजीत ठाकुर जी, पड़ोस के ही क्षेत्र के तिलक राज कटारिया जी, नीरज जी, सभी अन्य उपस्थित बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय योग संस्थान के, समस्त RWAs के और भारत सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के, DDA के, PWD के, MCD, हॉर्टिकल्चर, दिल्ली पुलिस, अन्य सभी विभागों के अधिकारीगण और सुबह सुबह भी कष्ट करके आए हमारे मीडिया के मित्र लोग, भाइयों और बहनों, ये आज का जो कार्यक्रम है ये एक प्रकार से वन उत्सव का एक छोटा स्वरूप यहाँ हमने अपने इस डिस्ट्रिक्ट पार्क में छोटे से उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास किया। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरुआत और अंत ना मानकर इसको हम सब लोग एक सांकेतिक नई सकारात्मक ऊर्जा के प्रतिपादन का पर्व माने, उस भाव से इस कार्यक्रम को आप सब लोग लें। आप में से एक एक व्यक्ति अब से लेकर और जब तक कम से कम इंद्र देवता का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त है, तब तक तो लगातार अपने अपने घर में, अपने अपने घर के आसपास, अपने अपने कार्यालय में, अपने व्यवसाय के स्थान पर, जहाँ हम घूमते हैं, जहाँ हम सब्जी खरीदने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, स्थानों को ढूंढिए और इस पुण्य के काम के अंदर जितना ही अपना सहयोग आप सब दे सकते हैं उसको देने का प्रयास करें। काली पार्क में आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हो गए, इससे मैं समझता हूँ कि इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। अभी जुलाई के महीने में लगातार मुझे पर्यावरण मंत्री के रूप में भी और आपके सांसद के रूप में भी कई स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रमों में शरीक होने का अवसर मिल रहा है। अभी पिछले ही दिनों आप जानते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसको कायम किया। अभी मैं 3-4 दिन पहले अपनी राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के साथ था। बहुत बड़ा वन उत्सव का कार्यक्रम था, हजारों की तादाद के अंदर वहाँ पर लोग शामिल थे। और यहाँ अभी आपने जितने पौधे लगाए हैं इससे कई हजार गुना पौधे वहाँ एक साथ लोगों ने लगाए, एक साथ। और 60 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का उनका जो है लक्ष्य है, जिसके ऊपर वो पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से इस पिछले 14 दिन में 5 दिन मुझको केरल के अंदर त्रिवेंद्रम के अंदर कोची में रहने का मौका मिला। सारे देश भर में इस पर्व के प्रति और जो एक ऐतिहासिक काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है,
जो इसी महीने प्रारंभ हुआ है और जिसके सुपरिणाम और सुफल जिनको आज नहीं समझ में आते होंगे उनको बहुत जल्दी समझ में आने शुरू होंगे। वो जीएसटी जिसने कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बार फिर सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया है, उसकी जय जयकार को मैंने और इस वनोत्सव की सुगंधी को दूर दराज केरल के अंदर जहाँ हमारे से कई गुना ज़्यादा चारों तरफ हरियाली है, वहाँ पर भी लोगों के बीच में इसके प्रति बहुत बड़ा उत्साह देखा। अभी कल मैं चेन्नई में और परसों आंध्र प्रदेश के नेल्लोर इलाके में इसी संदर्भ के अंदर और दूसरे कुछ कार्यक्रमों के लिए जाने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत सुंदर पर्यावरण दिया था। उन्होंने हमें चारों तरफ हरियाली दी, जीने के लिए स्वच्छ वायु मंडल दिया, साफ सुथरी नदियां दी, साफ सुथरा पीने योग्य बीमारी से मुक्त जल दिया, साफ सुथरी नदियां दी, घने वन दिए। इसे कहते हैं कि रिच और उपजाऊ फर्टाइल ऐसी जमीन दी। ये सब कुछ हमें पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला था और इसको देने के साथ साथ उन्होंने हम सबको अच्छा पर्यावरण, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, जीने योग्य काबिल बहुत सारे नियम, कायदे, कानून, जीने की पद्धति दी। और शायद कहीं ना कहीं इस बात को हम सब जानेंगे, स्वीकार करेंगे कि वर्षों के अंदर हम हमारे पूर्वजों की दी हुई शिक्षा को और हमारे पूर्वजों की जिस प्रकार की अपने पर्यावरण के लिए चारों तरफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं, उसके लिए जिस प्रकार की हमें कमिटमेंट चाहिए, वो कमिटमेंट हम लोगों की नहीं थी। और उस कमिटमेंट के ना होने के कारण जो कुछ हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ, वो आज अगर हम ईमानदारी से अपने धर्म का पालन ना करें तो हम हमारे बच्चों को देने की स्थिति में नहीं है। वायु का प्रदूषण, प्रकृति का शोषण, मैली नदियां, सब प्रकार के प्रदूषण से प्रभावित, चारों तरफ जंगलों को काटने का, जलाने का, ऐसे अनेक प्रकार के दुष्कर्म, और फिर पशुओं के प्रति भी जो हमारा आदर का और प्रेम का भाव होना चाहिए, उसके अंदर भी बहुत बड़ी कमी आई है। इसलिए आज सारी दुनिया बाकी किसी बात को छोड़कर अगर किसी बात के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा कर रही है या चिंता कर रही है तो वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज की बात कर रही है। अगले 8-10 साल के अंदर दुनिया का टेम्परेचर 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और उसके कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ, आज जो तकलीफ है इससे कई गुना मात्रा के अंदर आने वाली है। अभी शायद उसकी गहराई और गंभीरता को हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बहुत लंबा एक भाषण दिया था। उनका भाषण बहुत ऐतिहासिक भाषण है।
और उन्होंने उस भाषण के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी लोग समाज के बारे में गहराई और गंभीरता से सोचते हैं और विशेषकर जो लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, वो छोटे से पंचायत से लेकर और बड़ी से बड़ी संसद और सीनेट के अंदर काम करते हो, उनसे उन्होंने अपील की थी कि इस खतरे की गहराई और गंभीरता को समझकर सार्वजनिक जीवन में भी अपने जीवन को इस खतरे से लड़ने के लिए अपने कर्तव्य के विभिन्न बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस विषय के ऊपर सारी दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। अनेक वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शायद भारत के अंदर जितनी गहराई से, जितनी गंभीरता से, जितनी ईमानदारी और जितनी सच्चाई से प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए गुजरात में काम किया। सोलर एनर्जी, जिसको हम क्लीन एनर्जी के रूप में मानते हैं, जो हमें सूर्य देवता के आशीर्वाद के रूप में हमारा जनजीवन चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर सहयोग कर सकती है, उसका अगर भारत के अंदर सबसे बड़ा कोई आंदोलन किसी ने प्रारंभ किया तो वो मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने किया। भारत के अंदर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के संदर्भ में किसी ने सबसे पहले कोई एक बड़ी पुस्तक लिखकर सारी दुनिया का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया तो नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में किया। और आज भी भारत के लिए उन्होंने सन 2022 तक 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसके उपयोग से हमारे समाज को कोई खतरा नहीं और शायद हम विभिन्न किस्म की तकलीफों से, प्रदूषण से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, उस एम्बिशियस टारगेट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। खाली काम ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सारी दुनिया के सामने 2015 के अंत में प्रस्ताव रखा कि दुनिया के 100 से ज्यादा देश जहां सूर्य देवता का पर्याप्त आशीर्वाद मिलता है, उनको सबको मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना चाहिए, मिलकर इस विषय पर काम करना चाहिए। और सोलर एनर्जी, इसका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी हमारी एनर्जी के इस्तेमाल के बजाय कैसे हम हमारे जीवन के अंदर सोलर एनर्जी को और जो क्लीन एनर्जी के दूसरे सोर्स हैं उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने दुनिया के सामने एक मिशन इनोवेशन नाम का एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए सारी दुनिया का आह्वान किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की खाली उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो उनके साथ मेट्रो के अंदर बैठकर वो गुड़गांव तक गए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भारत के अंदर दफ्तर दिया और अगले 5 साल के लिए $25 मिलियन पैसा भारत की ओर से योगदान दिया। और आज मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो मिशन इनोवेशन और क्लीन एनर्जी के लिए संसार में 2 पहली और दूसरी मीटिंग हुई। पहली अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को में हुई पिछले साल जून में, और दूसरी अभी इस साल जून में चाइना के अंदर हुई।
इन दोनों मीटिंग्स के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था और मैंने दोनों मीटिंग्स के अंदर देखा कि आज यहाँ तो आप रोज सुनते रहते हैं कि चीन के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन चीन के प्रतिनिधियों ने, अमेरिका के प्रतिनिधियों ने, जर्मनी और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने, पूरे यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों ने वहाँ रिकॉर्ड पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन इनोवेशन को सारे दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और सबने मुझे सैन फ्रांसिस्को में पहली बार ये पता लगा जब अमेरिका के सेक्रेटरी मोनिज उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि ये मिशन इनोवेशन जो शब्द है जिसके लिए ये मीटिंग हो रही है, इस शब्द का जन्म भी प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग से हुआ है पेरिस की मीटिंग के अंदर। ये मुझे अमेरिका के लोगों ने जो है पिछले साल बताया। तो मैंने इस बात का जिक्र आपसे इसलिए किया कि आज इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में जो है भारत ले रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आज क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में दुनिया के लोगों को जिस प्रकार का सहयोग मिलकर करना चाहिए उससे जो है अपने हाथ खींचने की कोशिश की। लेकिन ऐसे मौके पर भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है, इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम ये काम जब ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी नहीं था, जब कोई क्लाइमेट चेंज शब्द का प्रयोग भी नहीं करता था, तब भी हमारे पूर्वज जो है वो जो प्रकृति है उसकी इस प्रकार से रक्षा करते थे। ये हमारे डीएनए का अंग है। इसलिए मैंने जो अपनी बात आपसे शुरू की वो इस बात से शुरू की कि हमें हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया है और हमारे बच्चों को क्या हम दे सकते हैं और क्या हम आगे उनको देंगे, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। 10 साल बाद 20 साल बाद हम में से बहुत सारे लोग हो सकता है ना रहे, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चे निश्चित रूप से इस बात को स्मरण करेंगे कि हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने और हमारे लिए कौन सा वातावरण छोड़ा है। जिस तेजी से, जिस लापरवाही से और जितने गैर गंभीर तरीके से हम समाज के अंदर शायद ये समझते हैं कि जो भी अच्छा काम है उसको करने की जिम्मेदारी दूसरे की है, मेरा काम तो जो है शहर को खराब करने का है, गंदा करने का है। मैंने एक अकेले व्यक्ति ने अपनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैंने एक पेड़ नहीं लगाया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इतने सारे पेड़ तो है ही हैं चारों तरफ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से जो है समुद्र की ताकत जो है बढ़ती है। और इसलिए हमारे मंत्रालय के अंदर हमने इस पर्यावरण की रक्षा के काम को एक बड़े आंदोलन के रूप में सारे देश के अंदर परिवर्तित करने का प्रयास शुरू किया है। हम ऐसे सैकड़ों अच्छे काम जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हो सकते हैं, जो जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना को सुदृढ़ करने के लिए हो सकते हैं, जो हमारी नदियों को दोबारा से जो एक पवित्र माँ का जज्बा और माँ का जो स्टेटस है इसके अनुरूप हम उनको जो है रक्षित सुरक्षित करने की कोशिश करते थे, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। उस भावना से ऐसे सैकड़ों हजारों अच्छे अच्छे छोटे छोटे काम हो सकते हैं जो आप अपने घर से शुरू करके और अपने सारे आसपास जहाँ भी आप रहते हैं दिन भर 24 घंटे उनको कर सकते हैं। वो पानी के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए हो सकते हैं, वो घर में क्लीन एनर्जी के प्रयोग के लिए हो सकते हैं, वो घर के अंदर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए हो सकते हैं। और ऐसे सैकड़ों कामों की हम लोग रिसर्च करके अपने मंत्रालय के अंदर उसका एक डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो हम भारत के लोगों के सामने उसको रिलीज करेंगे। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको नहीं पता है।
आपको हमको सबको पता है कि ये छोटा सा काम है, इसको छोटे से काम को करने से जो है समाज का कितना भला होगा, मेरा भी कितना भला होगा। लेकिन शायद जाने अनजाने में हम उसको ख्याल नहीं करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम हमारे देश के बच्चों का, हमारे देश के नौजवानों का, हमारे देश के बुजुर्गों का, हमारे देश की स्वयंसेवी संस्थाओं का, हमारे देश की बहनों का, सबका ध्यान उन छोटे छोटे अच्छे पर्यावरण से संबंधित उन कामों के ऊपर दिलाएंगे और फिर सबसे ये अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन के अंदर सकारात्मक उन प्रवृत्तियों का निर्माण करके, उसको आत्मसात करके आप अपने जीवन को भी बेहतर बनाइए। अपने लिए भी बेहतर वातावरण अपने घर में और घर के आसपास पैदा करिए और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करिए कि आने वाले समय में हम समाज के माध्यम से अपने बच्चों को बेहतर संसार दे सकें। हमने सारे देश को इस नाते 35 हिस्सों में बांटा है और पूरे देश के अंदर हमारे मंत्रालय के अंदर 35 से ज़्यादा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं। उनके बीच में सारे देश को बांटकर सारे देश में इस आंदोलन को हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देश के लोग और हमारे प्रदेश के लोग और उसके अंदर भी विशेषकर आपके जैसे हमारे अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लोग इस काम के अंदर अपना भरपूर सहयोग करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि हमारे पार्लियामेंट के इलाके के अंदर जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इस काम को बड़ा अंजाम देने के लिए नेतृत्व प्रदान करें। जितने अपने ज्यूरिसडिक्शन में हम काम करते हैं, उस ज्यूरिसडिक्शन को हम बेहतर बना लें और उस ज्यूरिसडिक्शन के आसपास के थोड़े बहुत इलाके का भी अगर हम जिम्मेदारी ले लेंगे, हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे एमएलए, हमारे पार्लियामेंट मेंबर और हमारे आरडब्ल्यूए के लोग, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारी धार्मिक संस्थाएं और उसमें भी विशेष रूप से हमारे टीचर्स और हमारे स्कूल के बच्चे इस काम को आंदोलन के रूप में लें। इस अपेक्षा के साथ मैं आज कोई दूसरा भाषण करने के लिए नहीं यहाँ पर आया। कौन सा काम किया, कौन सा काम नहीं किया, इसका यहाँ पर कोई उल्लेख करने के लिए नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमको उस दिन ज़्यादा तकलीफ होती है जिस दिन हमें कहीं भी इलाके से कोई भी शिकायत नहीं आती, क्योंकि हमको उस दिन लगता है कि शायद इलाके के अंदर लोग सो तो नहीं गए हैं। लेकिन जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, लोग उनको लेकर आते हैं, तो उस दिन आप विश्वास करेंगे मुझे सबसे ज़्यादा संतोष होता है, क्योंकि आप ही हमारे आँख और कान हैं और आप ही के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। मैं तो इस क्षेत्र में सांसद के रूप में नया आया था, पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तो शायद पहले बहुत बार आया होऊंगा, लेकिन सांसद के रूप में तो पहली बार मैंने यहाँ चुनाव लड़ा था। और यहाँ की जितनी भी दशा दुर्दशा या जो भी यहाँ के लिए तकलीफ़ें थी, वो सब आपके जागरूकता के कारण हमें जानकारियाँ मिली हैं। पिछले 3 साल में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का, सुधारने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो सुधारने की दिशा के अंदर पड़ रही होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको सुधारने की गुंजाइश थोड़ी कठिन होगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आप लोगों की कैजुअल अप्रोच के कारण हमारे जानकारी में भी आज तक नहीं आई होंगी। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कोई भी तकलीफ किसी भी किस्म की जो समाज जीवन को बेहतर करने के लिए जिसको ख़त्म करना है, जिसको तकलीफ को समाप्त करना, वो हम सब के लिए आवश्यक है। उसकी जानकारी अपने अपने क्षेत्र में हमारे कॉरपोरेटर्स को, हमारे पार्टी के लोगों को और हमारे दफ्तर के अंदर हमारे को आप निश्चित रूप से लिखकर पहुंचाने की कोशिश करें। मैं इतना वादा नहीं करता कि मैं आसमान से आपके लिए तारे भी तोड़कर ला सकता हूं, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी से वादा करता हूं कि जो भी आप हमें तकलीफ बताएंगे उसके समाधान के लिए
100% ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हम लोग काम करेंगे, करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम इसी प्रकार से हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को मिलता रहेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबको आज के इस पवित्र उत्सव पर अपनी ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में बहुत सारे हमारे बहुत महत्वपूर्ण अभी बहनों के लिए तीज हरियाली का पर्व आएगा, उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस भी आएगा और अब तो लगातार एक के बाद एक जो है बराबर हमारे लिए एक तरह से उत्सव ही उत्सव का जो है अवसर है। इन उत्सवों को और ज़्यादा मिलजुल कर प्रेम और सद्भावना को अपने बीच में बढ़ाकर और ज़्यादा आत्मीयता और ज़्यादा गहराई और सात्विकता के साथ अपने समाज जीवन को, अपने राष्ट्र जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप सब थोड़ी थोड़ी आहुति देने का संकल्प लें, तो शायद उसी के अंदर मेरे लिए आज का ये यहाँ पर आने का जो कार्यक्रम है मैं इसको सफल मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, लोगों को शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए, ढेर सारी ऑक्सीजन देने के लिए, अपने नदियों को और ज़्यादा पवित्र बनाने के लिए और अपने वनों की रक्षा के लिए, अपने जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और सद्भावना विकसित करने के लिए सारे देश भर में वनोत्सव और इस प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में भी ये इस प्रकार का तीसरा बड़ा कार्यक्रम है और सारे देश में जगह जगह पर, अभी मध्य प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम हुआ है, अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के साथ बड़ा कार्यक्रम किया है, अभी कल चेन्नई के अंदर और आगे आने वाले दिन में आंध्र प्रदेश में, अभी पीछे केरल में, और सारे देश के अंदर हम इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे देश को और सारी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों के प्रति आगाह भी किया है और हमारे पूर्वजों ने जो कुछ हमारे को सिखाया है उसको अपने जीवन के अंदर उतार कर और अपने भविष्य के अंदर बच्चों को हम बेहतरीन पर्यावरण दे सकें, बेहतरीन प्रकृति दे सकें और प्रकृति का, नेचर का जो शोषण है उसको हम बंद करा सकें, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा कर सकें, अपने जीव जंतुओं की रक्षा कर सकें। इसके लिए जो है इस प्रकार के आंदोलन की सारे देश को आवश्यकता है। हमने सब लोगों से अपील की है कि अपने जीवन में हर रोज़ एक ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव काम करें और दूसरे को करने के लिए प्रेरित करें जो कि हमारे पर्यावरण को, हमारे आसपास की जलवायु को, हमारी नदी को, इनको सबको और ज़्यादा पवित्र बनाता हो और हमारे बच्चों को जो हमारे को समाज और देश और जो पर्यावरण सौंपना है वो हम वैसा तो कम से कम सौंप पाएँ जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है।